आज हम क्लास इंटर यूनिट 25 क्वांटम फिजिक्स के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यू है इफ एच इज अ प्लान कांस्टेंट देन एच कट। इसको प्रोनाउंसिएशन क्या कहता है, एच को कट देते हैं, एच कट, तो वो इक्वल होता है एच अपॉन 2 पाई के, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 2 इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट अपोजिट एक्सपेरिमेंट द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट काज इलेक्ट्रॉन करंट टू वेनिश। तो इसका ऑप्शन जो है डी इज़ करेक्ट। उसके बाद जो है एमसीक्यू नंबर 3 है। तो एमसीक्यू नंबर 3 क्या है, वर्क फंक्शन फॉर द सर्टेन सैंपल इज 2.3 इलेक्ट्रोवोल्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द इलेक्ट्रॉन इजेक्ट फ्रॉम द सैंपल इज फ्रीक्वेंसी बिलीव है 7×10⁻14 हर्ट्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो यहाँ पे हमें क्या मालूम करनी है, काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है, विद स्टॉपिंग पोटेंशियल मिला हुआ है। तो ये न्यूमेरिकल्स वाला है, न्यूमेरिकल्स में फार्मूला क्या लगेगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी या वोल्टेज इज इक्वल टू एच एफ माइनस वर्क फंक्शन। तो एच हमारे पास कांस्टेंट है, पहले सबसे पहले एच एफ को मालूम कर लेते हैं। एच हमारे पास कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी डेटा के अंदर मिली हुई है एमसीक्यू के अंदर। तो इनको सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आंसर कितना आ जाता है, 4.62 पर 10⁻20। तो ये हो जाता है जॉल के अंदर कन्वर्ट। तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम क्या है, किसके अंदर, इलेक्ट्रोवोल्ट के अंदर। तो 1.6 10⁻−19 से डिवाइड करेंगे। तो इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वोल्ट के अंदर कितनी आ जाती है, 2.9 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो अब हम इसी फार्मूले के अंदर पुट करेंगे, एच एफ की वैल्यू कितनी आएगी 2.9। तो यहाँ पर रखेंगे 2.9 और वर्क फंक्शन हमारे पास मिला हुआ है डेटा के अंदर कितना 2.3। तो इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आ जाता है 0.6 वोल्ट। 3 का जो है बी इज करेक्ट। 4 है in quantum scattering from the stationary particle the maximum change in wavelength can be made by smaller by using more massive particle। ठीक है, तो उसका ऑप्शन सी इज 5 of following quantum scattering from the electron is most easily absorbed from। तो इजीली एब्जॉर्ब जो होता है वो होता है एक्सरे के अंदर। तो इसका ऑप्शन जो है डी इज करेक्ट। In 6 and 6 in quantum scattering from the stationary electron the largest change in wavelength occur when photon is scattering through। तो जब एंगल 180 हो तो वो इजीली यानी इसका ऑप्शन जो है डी इज करेक्ट है। फ्री इलेक्ट्रॉन एज अ मोमेंटम इज 5×10⁻40 kg मीटर पर सेकेंड वेवलेंथ ऑफ इट्स फंक्शन। तो इसको ये बेसिकली कैलकुलेट करेंगे तो बाकी बचे 10⁻10। इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाता है 1.3 10⁻10। तो यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हैं कि 1.3 10⁻10 कौन सा ऑप्शन है, बी इज करेक्ट। 8 है इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन ऑन सरफेस ऑफ मेटल द मटेरियल शुड इमिट। तो इमिट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन। इसका ऑप्शन जो है इज करेक्ट। एमसीक्यू 9 है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज द डैश फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट व्हेन व्हिच काज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो इसका जो है मिनिमम होती है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी इतनी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन इमिट हो सके। इसका ऑप्शन जो है बी इज करेक्ट। एमसीक्यू 10 है द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज नेसेसरी टू स्टार्ट फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मिनिमम एनर्जी यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका ऑप्शन जो है सी इज करेक्ट। क्लास इंटर फिजिक्स यूनिट 25 क्वांटम फिजिक्स के न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल्स है द सन्स सरफेस टेम्परेचर इज 5700 केल्विन। हमें कैलकुलेट करना है हाउ मच पावर इज रेडिएट बाय सन, पावर कितना रेडिएट करता है। उसके बाद जो करना है कि डिस्टेंस जो है अगर 200 गुना जो है रेडियस अर्थ के हो जाए तो वहाँ पे मैक्सिमम पावर हमें कैलकुलेट करना है। पार्ट 3 के अंदर वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है मैक्सिमम इंटेंसिटी पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी डेटा लिख लेते हैं। अंदर हमें सबसे पहले जो मिला हुआ है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर हम लिख लेते हैं कि टेम्परेचर कितना मिला हुआ है कि 5700 के। और उसके बाद जो हमारे पास जो कांस्टेंट होता है और रेडियस ऑफ सन हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे रेडियस सन की पावर कैलकुलेट करना होता है। तो सन का रेडियस जो है 6.9 10⁸ मीटर, ठीक है। और उसके बाद जो कांस्टेंट इस्तेमाल हो गए ये सिग्मा है, सिग्मा होता है स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो कि बराबर है 5.7 10⁻−8। और उसके बाद जो है बी भी कांस्टेंट है, वो होता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। वो किसके इक्वल है 2.9 10⁻−3 के इक्वल है, ठीक। तो कैलकुलेट क्या करना है, पावर कैलकुलेट करना है। मैक्सिमम पावर 1 किलोमीटर रेडियस स्क्वायर पे हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम पावर। उसके बाद जो है वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। फार्मूला ये लगेगा। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 को सोल्व करते हैं। तो पार्ट 1 के अंदर जो है हमारे पास यहाँ पे अंदर जो फार्मूला है कि सिग्मा ए एरिया होता है टेम्परेचर
4, ठीक है। तो सबसे पहले हम एरिया को कैलकुलेट करते हैं। तो एरिया का फार्मूला होता है कि 4 पाई आर स्क्वायर के। तो यहाँ पे हमारे पास रेडियस मिला हुआ है सन का, वो हम डेटा से इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से पहले एरिया कैलकुलेट करते हैं। 4 सेम का सेम, पाई सेम का सेम, और रेडियस हमारे पास सन का कितना मिला हुआ है, वो मिला हुआ है 6.98 10 पावर 8 और इसका स्क्वायर। तो सबसे पहले हम एरिया को कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास एरिया जो आ जाती है वो कितनी आ जाती है, 6 आ जाती है, 6 से 10 पावर 18 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया मिल गई। अब इसी फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करने की वैल्यू है हमारे पास डेटा के अंदर मिली हुई है, वो मिली हुई है 5.7 10 पावर कितनी है, -8 मल्टीप्लाई बाय एरिया हमने अभी कैलकुलेट किया वो कितनी है, 6 10 पावर 18, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर टेम्परेचर कितना मिला हुआ है डेटा के अंदर, और मिला हुआ है 5700 का पावर 4, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ 5.7 पहले पावर को अलग से लिख लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय क्या कर लेते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट ओवर 5700 का पावर 4 कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाता है, 3.6 10 पावर 16, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि 3.6 10 पावर 16, इस पावर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -8 में से +18 गए, बाकी बचे 10 पावर प्लस के 10, इनको ऐड कर लें तो हमारे पास पावर कितना आ जाता है मैक्सिमम, वो कितना 3.6 10 पावर 16 + 10 कितने हुए, 26 वाट पावर। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है कि ये आ गया हमारे पास पावर। अब हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम पावर एट 100 किलो स्क्वायर पे, ठीक है। तो 100 किलो स्क्वायर इंटेंसिटी पे, तो सबसे पहले हम इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो पार्ट बी के अंदर हम क्या करेंगे, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी के लिए फार्मूला, इंटेंसिटी पावर मैक्सिमम कैलकुलेट करना 1 किलोमीटर स्क्वायर पे, ठीक है। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर पे इंटेंसिटी कितनी होगी, तो सबसे पहले इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो इंटेंसिटी क्या है कि P डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्या है कि हमें जो डिस्टेंस यहाँ पे 200 टाइम हो जाता है, ठीक है। रेडियस अगर अर्थ से जो सन तक वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है 200 रेडियस ऑफ सन के हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है इंटेंसिटी, उसके बाद जो है पावर कैलकुलेट करेंगे। तो इंटेंसिटी यहाँ पे, पावर अभी हमने कैलकुलेट किया है, तो क्या हो जाता है 3.6 10 पावर 26 डिवाइडेड बाय कर लेते हैं 4 पाई, और यहाँ पे रेडियस कितना है 200 टाइम रेडियस ऑफ सन। सन कितना डेटा के अंदर हमारे पास मिला हुआ, वो मिला हुआ है 6.9 10 पावर 8, ठीक है, और इसका स्क्वायर। तो इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे पास आंसर कितना आ जाता है ऊपर, 3.6 10 पावर जो है 26 सेम का सेम, और इसको हम साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 2.4 और 10 पावर 23 आ जाता है, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये पावर ऊपर चला जाएगा। तो क्या कर लेते हैं कि 1.5, तो 1.5 यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इधर प्लस के ऊपर चले गए माइनस के, तो 26 में से 23 गए, बाकी बचे 10 पावर 10 पावर 3 बचेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का यूनिट है वाट पर मीटर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी मिल गई। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम पावर हमें कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम पावर एट 100 किलो स्क्वायर पे, ठीक है। तो उसके लिए जो फार्मूला होता है कि 100 पावर कैलकुलेट करना है, तो इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। तो इंटेंसिटी अभी हमने कैलकुलेट किया कितनी, 1.5 10 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय जो है रेडियस कितना मिला हुआ है कि 1 किलोमीटर, ठीक है। 1 किलो का मतलब होता है 1000, और उसका स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाता है, इसको इनको सिंप्लीफाई करें यहाँ पे, तो हमारे पास सिंपल जो आ जाता है वो पावर, तो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो पावर आ जाता है कितना कि 1.5 और 10 पावर 3 है, 10 पावर 3 और 10 पावर 2 वो ऐड हो जाएंगे तो 10 पावर 9 वाट हो जाएगा, ठीक है। तो इनको ऐड कर लिया तो हमारे पास पावर मैक्सिमम कितना आ गया, जो पावर मैक्सिमम हमारे पास आ गया कितना 1.9, जो 9 होता है बराबर होता है गीगा के, तो G4 होता है गीगा वाट। तो ऐसा इस तरह से लिख सकते हैं कि मैक्सिमम पावर मिल गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम वेवलेंथ। पार्ट 3 के अंदर मैक्सिमम वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है।
तो उसके लिए फार्मूला है वीन्स डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट जो है कांस्टेंट है वो कितना है 2.9 10⁻³ और हमारे पास जो टेम्परेचर यहाँ मिला हुआ है जो मिला हुआ कितना है 5700। तो इनको हम डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे। तो इनको डिवाइड कर लेते हैं यानी 2.9 डिवाइडेड बाय 5700 तो हमारे पास आ जाता है 5.0 10⁻⁴ और 10⁻⁴ पहले से और 10⁻³ पहले से और 10⁻⁴ तो हमारे पास आ जाते हैं 10⁻⁷। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो रिव्यू कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 1, उसकी डेटा के बाद रुका फार्मूला और सॉल्यूशन किया। सॉल्यूशन करने के बाद हमारी ये आ गई रिज़ल्ट। नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या है कि द टेम्परेचर ऑफ योर स्किन इज अप्रॉक्सीमेटली 32 सेंटीग्रेड। व्हाट इज द वेवलेंथ एट विच पीक अकर इन द रेडिएशन इमिट फ्रॉम योर स्किन। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि टेम्परेचर हमें मालूम करना है, वेवलेंथ मैक्सिमम। तो सबसे पहले डेटा लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो डेटा के अंदर टेम्परेचर मिला हुआ है 32 सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करेंगे केल्विन स्केल के अंदर, क्योंकि टेम्परेचर हमें चाहिए फार्मूले के केल्विन स्केल। तो कन्वर्ट करने का मेथड क्या है कि 32 में 270 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 305 केल्विन। और उसके बाद जो हमारे पास बी क्या है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है, जो कि हमारा कांस्टेंट अंडरस्टूड होता है वो कितना है 2.9 10⁻³ केल्विन इंटू मीटर। मालूम क्या करना है हमें मैक्सिमम वेवलेंथ, और फार्मूला क्या लगेगा कि वेवलेंथ इज इक्वल टू वीन्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट डिवाइड बाय टेम्परेचर। तो इसी फार्मूला में वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले जो है बी की वैल्यू कांस्टेंट पुट की और उसके बाद टेम्परेचर पुट किया। इन दोनों को आपस में हम डिवाइड करें। 2.9 डिवाइडेड बाय 305 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 9.5 10⁻⁻3। ठीक है, तो 10⁻⁻3 और 10⁻⁻3 ये कितने हो जाएंगे हमारे पास 9 हमने लिख लिया 9.5 10⁻⁻3 और 10⁻⁻3 सेम के सेम ऐड हो जाएंगे। हमारे पास कितने हो जाएंगे 10⁻6। तो हमारे पास मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी आ जाएगी 9.10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, तो बुक के अंदर जो यहाँ पे पावर कितना लिखा हुआ है आंसर तो सेम है, लेकिन यहाँ पे 10⁻5 लिखा हुआ है जो कि मिस्टेक है। करेक्ट आंसर ये आ रहा है। तो रिव्यू कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 2, उसकी रिक्वायरमेंट, फिर सॉल्यूशन किया, ये आ गई हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। FM रेडियो ट्रांसमीटर हैज़ पावर आउटपुट इज 100 किलोवाट एंड ऑपरेट एट फ्रीक्वेंसी ऑफ 94 मेगाहर्ट्ज। हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकेंड डज ट्रांसमिटेड। ठीक है, तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ फोटॉन मालूम करना और एनर्जी ट्रांसमिट मालूम करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 की डेटा लिख लेते हैं। तो डेटा के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या मिला हुआ है कि पावर मिला हुआ है 100 के की वैल्यू होती है 10⁻3 और 10⁻2 ये कितना हो जाएगा 10⁻5 वाट। उसके बाद जो होता है फ्रीक्वेंसी कितनी मिली है 94 मेगाहर्ट्ज। मेगा की वैल्यू होती है 10⁻6। उसके बाद प्लांक कांस्टेंट जो है एच होता है प्लांक कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट है, कितनी वैल्यू होती है 6.6 10⁻34 जॉल पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास होता है स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है। मालूम क्या करना है यहाँ पे एनर्जी मालूम करनी है और नंबर ऑफ फोटॉन मालूम करना है। ठीक है, फार्मूला कौन सा लगेगा एनर्जी के लिए hc/λ और नंबर ऑफ फोटॉन के लिए लगेगा पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी। तो नंबर ऑफ फोटॉन मिल जाएगा या ना फ्रीक्वेंसी हमारे पास मिल जाएगा। हम क्या मालूम करते हैं एनर्जी, हमें यहाँ से क्या करना है एनर्जी मालूम करनी है। तो एनर्जी में आ रहा है hc/λ। तो लेमडा यानी वेवलेंथ हमें यहाँ पे डेटा के अंदर नहीं मिली। तो डेटा के अंदर से हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेवलेंथ मालूम करेंगे। तो वेवलेंथ मालूम करने के लिए फार्मूला होता है c/f। सी स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। तो स्पीड ऑफ लाइट अंडरस्टूड कांस्टेंट है और फ्रीक्वेंसी हमारे पास मिली हुई है कितनी 94 मेगाहर्ट्ज। इनको आपस में हम डिवाइड करें 3 डिवाइडेड बाय 94 करें तो हो जाता है 3 डिवाइडेड बाय 94 करें तो हमारे पास कितना आ जाता है 0.031 और 10⁻6 ऊपर चले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो यह हमने लिख लिया 0.031 और 10⁻6 जो है यहाँ से ऊपर चले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 और ये हमारे पास आ गया। इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन को हम कॉमन नंबर में लिखें तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास वेवलेंथ 3.1 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या मालूम करना है वेवलेंथ मिल गई, इसी फार्मूले पढ़ करके एनर्जी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, फार्मूला एच की वैल्यू हमने लिख ली, मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू लिखी और वेवलेंथ अभी हमने मालूम किया वो हमने पुट की। तो अब क्या करेंगे पावर को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 34 में से
पावर को सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 34 में से 8 जाएंगे तो 26 हो जाएंगे। तो 6.6 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय, तो ये कर लेते हैं, पहले क्या कर लेते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 6.6 मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइडेड बाय कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास 3.19। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाता है 6.2, ठीक है 6.20, 6.2 लिख लिया और पावर हमारे पास कितना आ गया इनको मल्टीप्लाई, इनको डिवाइड किया तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया 6.2 और पावर कितना आ गया 34 में से 8 गए बाकी 26। तो ये एनर्जी मिल गई। अब हमें मालूम क्या करना है, पावर मालूम करना है। तो पावर के लिए फार्मूला है पावर नंबर ऑफ फोटॉन मालूम करना है अब हमें। तो नंबर ऑफ फोटॉन के लिए फार्मूला है पावर डिवाइडेड बाई एनर्जी। तो पावर हमारे पास डेटा के अंदर मिला हुआ है, कितना मिला हुआ है 10⁵। एनर्जी अभी हमने मालूम की इसको, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं 10⁻⁻6 ऊपर 26 ऊपर चले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो 26 ऊपर चले आए, ठीक है। बाकी नीचे क्या बचा 1/6.2 बचा और 26 प्लस 5 कितने हो गए 31। तो इनको डिवाइड कर लेते हैं, यानी क्या कर लेते हैं 1 डिवाइडेड बाय 6.2। तो 1 डिवाइडेड बाय 6.2 तो हमारे पास कितना आ जाता है 1.06 हमारे पास आ जाता है 0.16। तो 0.16 10⁻30। तो यहाँ से एक पॉइंट रिमूव करें, इस तरह डेसिमल से इस तरफ जाएगा तो 10⁻⁻1, तो -1 31 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाता है कि 30। तो फाइनल फ्रीक्वेंसी या कह लें कि नंबर ऑफ फोटॉन कितने आ जाते हैं 1.6 10⁻60, ठीक है 60 पर सेकेंड। तो पर सेकेंड के हिसाब से हमारे पास आ गया रिजल्ट। रिव्यू कर लेते हैं ये था क्वेश्चन। उसके बाद डेटा के बाद रुकार के बाद हमने सॉल्यूशन किया। सॉल्यूशन करने के बाद पार्ट 1 का एनर्जी की रिजल्ट आ गई। उसके बाद जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी की रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। अ लाइट सोर्स ऑफ वेवलेंथ इल्यूमिनेट ए मेटल एंड इजेक्ट फोटॉन with maximum kinetic energy 1 electrovolt. A second light source half wavelength of a first eject photoelectron with maximum kinetic energy 4 electrovolt. Determine the work function of a metal. तो यहाँ से हमें वर्क फंक्शन मालूम करना है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो सबसे डेटा लिख लेते हैं। तो डेटा के अंदर हमें काइनेटिक एनर्जी जो मिली हुई है फर्स्ट मेटल की वो कितनी मिली है 1 इलेक्ट्रोवोल्ट और दूसरे की मिली हुई है हमारे पास 4 इलेक्ट्रोवोल्ट और दूसरे की हमारे पास यहाँ पे मिली है वेवलेंथ हाफ, ठीक है। मैक्सिमम वेवलेंथ का हाफ मैक्सिमम वेवलेंथ मिला हुआ है। तो वेवलेंथ को हमें कन्वर्ट करना है फ्रीक्वेंसी के अंदर। तो फार्मूला बेसिकली होता है F = C/λ। अगर C कांस्टेंट हो तो फ्रीक्वेंसी होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वेवलेंथ के। तो अगर वेवलेंथ जो है हाफ है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी, ठीक। तो हमारे पास वेवलेंथ को कन्वर्ट कर लिया फ्रीक्वेंसी के अंदर। ये डेटा से मालूम किया। रुकार हमें क्या करना है वर्क फंक्शन, और हमारे पास जो है फार्मूला क्या लगेगा काइनेटिक एनर्जी = HF माइनस वर्क फंक्शन। तो इसी फार्मूले में क्या करेंगे डेटा पुट करेंगे। सबसे पहले जो है फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव करेंगे फर्स्ट मेटल के लिए, वो है कितना है 1 इलेक्ट्रोवोल्ट HF1 माइनस वर्क फंक्शन, और दूसरे के लिए क्या है 4 = HF2। यहाँ पे 2 लिखेंगे क्योंकि वेवलेंथ का जो है मैक्सिमम वेवलेंथ दूसरे फंक्शन के लिए 2 है, तो यहाँ पे F2 लिखेंगे माइनस वर्क फंक्शन 2। तो ये हो गई इक्वेशन 1 और ये आ गई इक्वेशन 2। तो क्या करेंगे 1 को क्या करेंगे सेकंड में से सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन करेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा ये 4 1 में से माइनस हो जाएगा, यहाँ से इधर से माइनस हो जाएगा, इस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये माइनस साइन के इसमें कन्वर्ट हो जाएगी प्लस के अंदर, ठीक है। तो वर्क फंक्शन में कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या बचा 4 में से 1 गया बाकी बचा 3 और यहाँ से 2 में से 1 गया बाकी बचा HF। इसको इक्वेशन का नाम देते थे ए। अब क्या करेंगे हमारे पास जो HF इक्वल है किसके 3 इलेक्ट्रोवोल्ट। अब ये इक्वेशन ए जो है हम क्या करेंगे इक्वेशन ए पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करो या 2 में पुट करो आंसर सेम आता है। हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो यहाँ पे HF की जगह पे क्या रखेंगे 3 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो ये 1 इक्वेशन है 1 इलेक्ट्रोवोल्ट = HF की जगह पे 3 इलेक्ट्रोवोल्ट माइनस वर्क फंक्शन हमें मालूम करना है, इधर प्लस का उधर माइनस। तो 3 में से 1 मच जाएगा बाकी बचा 2 इलेक्ट्रोवोल्ट। बाकी इनमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो ये रिव्यू कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन, इसके डेटा के बाद रुकार के बाद फार्मूला और सॉल्यूशन किया, ये आ गई हमारे पास रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। 430 नैनोमीटर वायलेट लाइट इज इंसिडेंस ऑन द calcium photon electron with the work function is 2.71 electrovolt. Find the energy of incidence photon and the maximum kinetic energy.
तो यहाँ पे हम डेटा लिख लेते हैं। तो सबसे पहले डेटा के अंदर हमारे पास क्या मिला हुआ है, वेवलेंथ मिली हुई है 430 नैनो की वैल्यू होती है 10⁻⁹ मीटर। और उसके बाद वर्क फंक्शन हमारे पास मिला हुआ है 2.7 इलेक्ट्रोवोल्ट। प्लांक कांस्टेंट अंडरस्टूड होता है इन फार्मूलों के अंदर, ठीक है। तो जब भी वर्क फंक्शन आए तो यहाँ पे फार्मूले के अंदर होता है प्लांक कांस्टेंट, जो कि वैल्यू में रखनी पड़ती है 6.6 10⁻34 जॉल इंटू सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट भी कांस्टेंट है। रुकाई क्या है, हमारे पास एनर्जी मालूम करनी है, ठीक है। और उसके बाद मालूम क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है, ठीक है। फार्मूला क्या लगेगा एनर्जी के लिए, HC अपान वेवलेंथ, और काइनेटिक एनर्जी के लिए लगेगा E माइनस वर्क फंक्शन। तो सबसे पहले पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं एनर्जी को। तो एनर्जी के अंदर हमारे पास H की वैल्यू कितनी है वो हमने डेटा के अंदर रखी, मल्टीप्लाई बाय C की वैल्यू कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय वेवलेंथ जो हमारे पास यहाँ पे मिली हुई है। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यानी 34 में से 8 जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 26 माइनस 9 ऊपर चले जाएंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के, ये हो गए, ठीक है। बाकी क्या बचा हमारे पास 6.6 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 430। तो इनको डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे, तो इनको आपस में डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे। तो कितना आ जाता है कि 6.6 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइडेड बाय 430। तो हमारे पास कितना आ जाता है 0.04 आ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 0.046। और इनको 26 में से 9 गए, बाकी कितने बचे, तो हो जाएंगे 17 माइनस के। इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन को कन्वर्ट करें, यहाँ से पॉइंट इस तरफ चले जाएंगे तो माइनस के 2 डिजिट गए, माइनस के 2 और माइनस के 17 कितने हो जाएंगे, माइनस के 19 जूल, ठीक है। तो माइनस के 19 जूल एनर्जी हमारे पास मिल गई। अब हमें क्या करेंगे कि हमें कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रोवोल्ट के अंदर। तो इलेक्ट्रोवोल्ट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो होता है 1 इलेक्ट्रोवोल्ट बराबर होता है 1.6 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोवोल्ट के अंदर, तो इसको क्या करेंगे, इस इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। इस आंसर रिजल्ट को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 1.6 से। पावर 1 10⁻⁻19 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी 4.6 इसको डिवाइड कर लेते हैं कि क्या कर लेते हैं 4.6 डिवाइडेड बाय 1.6। तो रिजल्ट कितनी आ रही है 2.875। तो कितनी आ रही है 2.875 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो ये आ गई हमारे पास एनर्जी की रिजल्ट, ये आ गई हमारे पास एनर्जी की रिजल्ट। अब हमें मालूम क्या करना है सेकंड पार्ट के अंदर, काइनेटिक एनर्जी, जो कि बराबर है E माइनस वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन हमारा डेटा के अंदर मिला हुआ है, एनर्जी अभी हमने मालूम की है। तो कन्वर्ट हमने जॉल के अंदर, जॉल में से इलेक्ट्रोवोल्ट इसलिए कन्वर्ट किया ताकि हम जो है यहाँ से माइनस सब्ट्रैक्शन कर सकें। जो डेटा के अंदर हमें मिली है वर्क फंक्शन वो इलेक्ट्रोवोल्ट के अंदर मिला हुआ है, ठीक है। तो एनर्जी हमें अभी हमने मालूम की, वो रखा माइनस सेम का सेम, वर्क फंक्शन की वैल्यू डेटा के अंदर मिली हुई है। तो इनको आपस में सब्ट्रैक्शन करें कि इसमें से सब्ट्रैक्शन करें कितना 2.71। तो हमारे पास कितना आ जाता है 0.165, कितना आ जाता है और 0.165, 5 को राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.17 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो ये आ गई वर्क फंक्शन की रिजल्ट, ये एनर्जी की रिजल्ट। रिव्यू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, उसके डेटा के बाद रुकाल के बाद फार्मूला, सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन करने के बाद एनर्जी की आई जवाब, उसके बाद जो है हमारे पास वर्क फंक्शन का रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करते हैं। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इन सम मटेरियल इज 8 10 power 13 hertz when the incidence light has a frequency is 1.2 10 power 14 hertz. Stopping potential measured as 0.16. Estimate the value of Planck constant from these data. Determine the error percentage. तो यहाँ पे हमें क्या मिला हुआ है कि एक इनिशियल फ्रीक्वेंसी और फाइनल फ्रीक्वेंसी मिली हुई है, वोल्टेज भी मिला हुआ है, वो भी मिला हुआ है। तो इसमें से क्या मालूम करना, हमें प्लांक कांस्टेंट जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या करना है, मालूम करना है एरर। तो सबसे पहले हम डेटा लिख लेते हैं। तो इनिशियल फ्रीक्वेंसी कितनी है 8 10 पावर -13 हर्ट्ज़, और फाइनल फ्रीक्वेंसी कितनी है 1.2 10 पावर +14 हर्ट्ज़, ठीक है। वोल्टेज हमारे पास डेटा के अंदर मिला हुआ है 0.16। और हमें मालूम क्या करना है, प्लांक कांस्टेंट H से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद एरर परसेंटेज, ठीक है। फार्मूला क्या लगेगा, फार्मूला हमारे पास लगेगा वर्क फंक्शन या एनर्जी इजिकल टू HF, और एरर के लिए फार्मूला लगता है TV यानी ट्रू वैल्यू माइनस मैयर वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। क्या हो गया कि ट्रू वैल्यू हमें पता है कि 6.6 10 पावर -34 जॉल है, जॉल पर सेकेंड। और अब हम मैयर करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमें एरर परसेंटेज आ जाएगा। तो सबसे पहले पार्ट A को सोल्व करते हैं।
तो पार्ट ए के अंदर हमारे पास यहाँ से एच की वैल्यू मालूम करनी है, इधर मल्टीप्लाई करा, इधर जाकर डिवाइड होगा, तो एच इज इक्वल टू ई एफ या वोल्टेज डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे चेंज इन फ्रीक्वेंसी, तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी हम मालूम करेंगे। तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी क्या है कि फाइनल में से इनिशियल माइनस कर देंगे, तो फाइनल फ्रीक्वेंसी हमारे पास इतनी है, इनिशियल फ्रीक्वेंसी इतनी है। तो क्या करेंगे 1.2 10 पावर 14 माइनस 8 10 पावर 13। तो यहाँ से सबसे पहले ये डायरेक्ट जो है माइनस नहीं होंगे, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पावर 14 है, यहाँ पे पावर 13 है, तो इनको पावर सेम होगा तभी प्लस या माइनस होगा, ये एग्जामिनेशन कर लेना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस जो है इसको 14 जो है 14 पावर कर लेते, तो क्या करेंगे एक पॉइंट जो है इस तरफ चली जाएगी, डेसिमल जो है नेचुरल नंबर से डेसिमल इस तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का 1 ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास पावर कितना हो जाता है 14। तो ये सेम की सेम 1.2 सेम का सेम, और 8 से कन्वर्ट होगा, क्या हो गया 0.8 और 14। अब क्या है कि पावर सेम है तो माइनस कर सकते हैं बेस को या प्लस कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको जब माइनस करेंगे तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, इनको माइनस करेंगे तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाती है 0.4 10 पावर 14, जो कि हम इस तरह से लिख सकते हैं, पॉइंट इस तरफ चली जाएगी, तो क्या होगा कि एक नंबर माइनस होगा, 14 में से 1 माइनस किया है, बाकी बचा 13 10 पावर 4। तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई। अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं एच की वैल्यू। तो एच के लिए फार्मूला हमारे पास ये है, इसी के अंदर चेंज इन फ्रीक्वेंसी पुट करते हैं। वोल्टेज हमें डेटा के अंदर मिला हुआ 0.16 और फ्रीक्वेंसी अभी हमने मालूम किया उसको, ठीक है। इनको 10 पावर माइनस 13 ऊपर चले जाएंगे, इनको आपस में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये 10 पावर प्लस के ऊपर चले जाएगा, माइनस के हो जाएंगे, इनको आपस में डिवाइड करेंगे, तो इनको आपस में डिवाइड करेंगे, जवाब होगा 0.04 10 पावर 13, ठीक है, इलेक्ट्रोवोल्ट इंटू सेकेंड, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रोवोल्ट हमें कन्वर्ट करनी है ये वैल्यू जो जॉल के अंदर, तो क्या है कि जॉल के मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 10 पावर माइनस 19 जॉल से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इनको 0.04 जो अभी डेटा आई है उसको 1.6 10 पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों, क्योंकि ताकि इलेक्ट्रोवोल्ट कन्वर्ट हो जाए हमें जॉल के अंदर। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी कि 0.064 10 पावर माइनस 34 है। यहाँ से क्या करेंगे, दो डिजिट इस तरफ शिफ्ट होगा, तो क्या होगी कि माइनस के 2 इसमें ऐड हो जाएंगे, माइनस के 2 ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगी एच की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी कितनी 6.4 10 पावर माइनस 14। तो ये अभी हमने मैयर की है डेटा के हिसाब से। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है सेकंड पार्ट के अंदर एरर। तो ट्रू वैल्यू माइनस मैयर वैल्यू अभी हमने की है, ट्रू वैल्यू जो हमारे पास मौजूद होती है, ठीक है, डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू। अब क्या क्या है हमारे पास फाइनल जो वैल्यू है मैयर ट्रू वैल्यू कितनी है 6.6, यानी रियल वैल्यू 6.6 10 पावर माइनस 34, जिसको कॉमन निकाल के बाहर निकाल दिया है, माइनस मैयर वैल्यू। तो मैयर वैल्यू अभी हमने कितनी मालूम की है, वो है 6.4 और 10 पावर माइनस 14 इस तरफ निकाल दिया, ठीक है। डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू 6.6 है 10 पावर माइनस 14, ठीक है। तो माइनस 10 पावर माइनस 34 से कैंसिल हो जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे 6.6 में से माइनस करेंगे 6.4, तो हमारे पास आ जाएगा कितना 0.2 और डिवाइडेड बाय 0.6। तो इनको डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो एरर आ जाएगा वो अप्रॉक्सीमेट कितना आ जाएगा 3%, ठीक है। ये दोनों आ गए हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू के अंदर एरर कितना है 3%। तो हम रिव्यू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। यह था क्वेश्चन नंबर 6, उसकी डेटा के बाद रुकार के बाद फार्मूला के बाद सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन करने के बाद एच की वैल्यू और फिर एरर कैलकुलेट किया, एरर हमारा आ गया कितना 3%। क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करते हैं। वर्क फंक्शन ऑफ सम मेटल इज लिस्टेड बिलो, द नंबर ऑफ मेटल विच विल शो द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हेन लाइट इज 300 नैनोमीटर फॉल, ठीक है। तो हमें कह रहा है कि जो नीचे बिलो के अंदर जो नीचे हमें मेटल्स मिले हुए हैं उनमें से हमें मालूम करना है कि किस पे जो है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, जबकि वेवलेंथ हमें 300 नैनोमीटर मिली हुई है। तो डेटा लिखते हैं। सबसे पहले जो डेटा वेवलेंथ हमें मिली हुई है कितनी 300 नैनोमीटर, तो नैनो का मतलब होता है 10 पावर माइनस 9, तो उसको लिख लिया। उसके बाद एच की वैल्यू कांस्टेंट होती है और स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है। मालूम क्या करना है हमें एनर्जी, तो एनर्जी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई मेटल पे किस पे जो है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं। तो फार्मूला क्या है एच सी अपान लेमडा, तो एच की वैल्यू हम लिख लेते हैं कितनी 6.6 और सी की वैल्यू 6.6 10 पावर माइनस 34 और सी की वैल्यू कितनी है 3 10 पावर 8 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ जो हमें मिली हुई 300 10 पावर माइनस 9। तो क्या कर लेते पहले पावर को जो है साइंटिफिक नोटेशन वालों को इस तरफ लिख लेते और इनको आपस में एक तरफ लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमारे पास -34
+8 और माइनस के 9 ऊपर चले जाएंगे, प्लस के हो गया, ठीक है। तो या क्या करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट कितनी आ जाती है 0.066, मल्टीप्लाई पर इन पावर को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है कितना -17 जॉल, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास एनर्जी जो है जॉल, जो हमारे पास डेटा बुक के अंदर जो डेटा के अंदर मेटल्स की वो वैल्यू मिली हुई है इलेक्ट्रोवोल्ट के अंदर, तो हम क्या करेंगे इस जॉल को इलेक्ट्रोवोल्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट इन इलेक्ट्रोवोल्ट, तो 1 इलेक्ट्रोवोल्ट के अंदर कितनी होती है 1.6 10 पावर -19 जूल। तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे 1.6 10 पावर -19 जूल से, ठीक है। तो इनको डिवाइड कर देंगे, पावर माइनस का ऊपर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाती है 0.037 10 पावर -17 माइनस +19 +19 में से 70 गया, बाकी बचे 2, तो इस तरह से हमने लिख लिया 2, कितने आ गए 2, और 2 को अगर मल्टीप्लाई करें 0.037 से तो हमारा जाता है कितना 3.7 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो हमारे पास एनर्जी जो है 300 नैनोमीटर पे जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रोवोल्ट के अंदर वो कितनी होगी 3.7 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो हमारे पास एनर्जी जो डेटा के अंदर हमें मिली हुई है कि जो एनर्जी कितनी है कि 3.7 इलेक्ट्रोवोल्ट। अब क्या होता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें पता है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, या इससे या फिर 3.7 हो या 3.7 से कम हो, उन्हीं पे जो है पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल होगा, इससे ज़्यादा पे जो है वर्क फंक्शन नहीं काम करेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए डेटा के अंदर जो मिली हुई है ये लिथियम की जो है 2.4 है, और सोडियम की 2.3 है, पोटाशियम की 2.2 है, मैग्नीशियम की 3.7 है, कॉपर की जो है 4.8। ऐसे ही जो है आगे जो भी एलिमेंट है उनकी क्या है 3.7 से ज़्यादा है, 3.7 से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं होगा, इससे 3.7 या 3.7 से कम जो एलिमेंट है वहाँ पे पॉसिबल होगी। तो यहाँ पे जो हमने मालूम की वो कितनी है 3.7, तो 3.7 से कम कितने हैं, एक है मैग्नीशियम, पोटाशियम, सोडियम और लिथियम, इनकी दोनों इन चारों की जो है कम है। तो यहाँ पे जो है इन मेटल में से कितने टोटल 4 मेटल्स है, उनमें फोटो इलेक्ट्रिकल पॉसिबल है इतनी एनर्जी पे, कौन सा लिथियम सोडियम पोटाशियम और मैग्नीशियम, ठीक है। तो रिव्यू भी गलत है, ये था क्वेश्चन नंबर 3-7, उसकी डेटा के बाद जो है हमने रुका एनर्जी थी और सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन करने के बाद हमारी एनर्जी आ गई, फिर हमने डेटा से एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद हमारी ये आ गई रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। एक्सरे विद एनर्जी ऑफ 300 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट अंडर द current scattering with the target if scattering X-ray are reflected with 30 angle relative to the incident X-ray, determine the quantum shift at angle, energy scattered and energy of recoiling electron, ठीक है। तो यहाँ से हमें 3 चीज़ें मालूम करनी है। सबसे पहले जो एनर्जी ऑफ इंसिडेंस यानी जो मेटल पे टकराती है एनर्जी वो कितनी होती है 300 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। तो 3 किलो की वैल्यू हम मालूम कर निकालें, किलो की होती है 10 पावर 3 और 2 कितने हो जाएंगे 10 पावर 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंसिडेंस एनर्जी मिली हुई है, एंगल मिला हुआ 30, मालूम क्या करना है हमें क्वांटम शिफ्ट मालूम करना है यानी चेंज इन वेवलेंथ, और एनर्जी ऑफ स्कैटरिंग, एनर्जी ऑफ रिकॉइलिंग, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंस मिला हुआ है, स्कैटरिंग और रिकॉइलिंग मालूम करनी है, ठीक है। फार्मूला कौन सा लगेगा क्वांटम शिफ्ट के लिए H/m/e ब्रैकेट ओवर 1 माइनस cos थीटा और hc/λ, ठीक है। तो ये दो फार्मूला से इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि जो H/इलेक्ट्रॉन मास मल्टीप्लाई बाय c, जो ये तीनों कांस्टेंट है, इन तीनों को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास वैल्यू जो आ जाती है कितनी 2.4 10 पावर -12 मीटर, ठीक है। तो ये कांस्टेंट है, तो ये हम इसी फार्मूला में पुट करेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो सके, ठीक है। तो अब हम क्या कर लेते हैं इसी फार्मूले के अंदर जो है ये पुट कर लेते हैं, ये पुट कर लिया, उसके बाद ब्रैकेट ओवर 1 फार्मूले का माइनस cos 30, ठीक है। तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 माइनस cos 30 को सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास आंसर कितना आ जाता है 0.134, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस कांस्टेंट से। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाती है, हो जाती है 0.32 10 पावर 12, ठीक है। तो हमारे पास जो है चेंज इन वेवलेंथ कितनी आ गई, वो आ गई इतनी। तो इसको 10 पावर 12 को हम कुछ इस तरह से लिखें प्रीफिक्स के अंदर, वो कितना पिको, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.32 10 पावर
और 12 को जो है पिकोमीटर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास चेंज इन वेवलेंथ फर्स्ट पार्ट की। उसके बाद जो हमें मालूम क्या करना है कि हमें मालूम क्या करना है स्कैटरिंग एनर्जी। तो हमें यहाँ पे मिली हुई है इंसिडेंस लाइट की एनर्जी है, इंसिडेंस मिली हुई है, उसको मिली हुई है जो है हमारे पास इलेक्ट्रोवोल्ट के अंदर कन्वर्ट करनी है जॉल के अंदर। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 10⁻⁻19 से, ठीक है। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 1.6 से, तो हमारा हो जाता है 4.12 4.8 और पावर को सिंप्लीफाई करेंगे तो -12 -14 जॉल। तो ये हो गई हमारे पास जॉल के अंदर कन्वर्ट। अब यहाँ पे क्या है कि एनर्जी स्केटरिंग की एनर्जी मालूम करनी है तो वेवलेंथ की भी स्केटरिंग वाली इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो डेटा के अंदर जो है स्केटरिंग वेवलेंथ तो मिली हुई नहीं है, तो स्केटरिंग वेवलेंथ के लिए फार्मूला होता है स्केटरिंग वेवलेंथ इजिकल टू इंसिडेंस लाइट मल्टीप्लाई बाय क्वांटम शिफ्ट या चेंज इन वेवलेंथ, जो अभी हमने मालूम किया, ठीक है। तो अभी इंसिडेंस लाइट भी नहीं मिली हुई है, इंसिडेंस एनर्जी मिली हुई है, ठीक है, जो टकराती है। तो हमें वेवलेंथ मालूम करनी है। तो फार्मूला कुछ इस तरह से कि इंसिडेंस लाइट वेवलेंथ इजिकल टू hc/अपॉन एनर्जी, ठीक है, इंसिडेंस एनर्जी। तो ये हमारे पास डेटा के अंदर मिली हुई है। तो क्या करते हैं ये कांस्टेंट को लिख लेते हैं, प्लांक्स कांस्टेंट लिख लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय इंसिडेंस लाइट जो अभी हमने कन्वर्ट की है यहाँ पे। तो इनको सिंप्लीफाई करें हमारे पास जो इंसिडेंस वेवलेंथ आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 4.125 10⁻⁻12, ठीक है, ये आ गई हमारे पास। अब हमें स्कैटरिंग वेवलेंथ मालूम करनी है। तो स्कैटरिंग वेवलेंथ के लिए फार्मूला है कि वेवलेंथ इंसिडेंस प्लस चेंज इन वेवलेंथ जो अभी हमने मालूम किया, यानी ये चेंज इन वेवलेंथ मालूम की थी पहले, उसके बाद अभी हमने जो ये मालूम नहीं की है कि इंसिडेंस लाइट, ठीक है। इन दोनों को आपस में यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, यानी चेंज इन वेवलेंथ प्लस इंसिडेंस लाइट। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाता है 4.445 10⁻12। तो ये आ गई हमारे पास स्कैटरिंग वेवलेंथ। तो हम इजीली जो है इसीलिए हम इसी फार्मूले के अंदर पुट करें कि स्कैटरिंग वेवलेंथ हमें चाहिए थी, वो अभी हमने मालूम कर ली, वो कितनी आ गई, ये आ गई। तो इसी फार्मूले में पुट करके हम स्कैटरिंग एनर्जी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं प्लांक कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट और स्कैटरिंग वेवलेंथ अभी हमने मालूम किया वो हमने रखी। तो इनको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आंसर कितना आ जाता है 4.45 10⁻⁻14 जॉल, ठीक है। इसी जॉल को कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रोवोल्ट के अंदर, तो हम क्या कर देंगे 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाता है 2.78 10⁵, जिसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो है 5 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 278 और किलो की वैल्यू होती है 3 की वैल्यू होती है किलो इलेक्ट्रोवोल्ट। तो ये आ गई हमारे पास एनर्जी ऑफ स्कैटरिंग। अब हमें मालूम क्या करनी है कि एनर्जी ऑफ रिकॉइलिंग। तो एनर्जी ऑफ रिकॉइलिंग क्या है कि बराबर होती है एनर्जी ऑफ इंसिडेंस माइनस एनर्जी ऑफ स्कैटरिंग। तो रिकॉइलिंग हमें मिल जाएगा। तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंस जो अभी हमने मालूम किया था, एनर्जी ऑफ इंसिडेंस जो अभी हमने मालूम किया है इतनी है, और माइनस एनर्जी ऑफ स्कैटरिंग हमारे पास जो है डेटा के अंदर मिली हुई है। तो इनको आपस में माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाता है -32 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट। माइनस हमें शो करती है कि रिकॉइलिंग हो रही है, ठीक है। रिव्यू कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 8, उसकी डेटा के बाद रुकार थी, उसके बाद सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन करने के बाद पार्ट ए की जो है चेंज इन वेवलेंथ हमारे पास आ गई, और उसके बाद जो है हमें स्कैटरिंग लाइट जो है कि एनर्जी हमारे पास आ गई जॉल के अंदर, जो है अभी हमने कन्वर्ट किया है इलेक्ट्रोवोल्ट के अंदर तो इतनी हो जाएगी। और रिकॉइलिंग एनर्जी क्या कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ गई फाइनल जवाब 22। नंबर 9 सॉल्व करते हैं। फोटॉन विथ वेवलेंथ ऑफ 6 10⁻⁻12 collide with electron after the collision. Photon wavelength is found to have been changed by exactly one quantum wavelength is 0.243 10⁻⁻12 मीटर। वेवलेंथ हमें मिली हुई है इंसिडेंस की, वो कितनी मिली हुई है 6 10⁻⁻12, और क्वांटम वेवलेंथ हमें मिली हुई है 2.4 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। मालूम क्या करना है, वेवलेंथ स्कैटरिंग की मालूम करनी है, ठीक है, फोटॉन वाली, और एंगल ऑफ कॉइलिंग मालूम करना है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन मालूम करना, और काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है, ठीक है, 4 पार्ट के अंदर।
और फार्मूला क्या लगेगा, सबसे पहले सारी चेंज इन वेवलेंथ के थ्रू हम मालूम कर सकते हैं कि एंगल कितना है, ठीक है। तो एंगल में जो चेंज इन वेवलेंथ या क्वांटम वेवलेंथ जो हमें डेटा के अंदर मिली हुई है, इसी फार्मूले को सिंप्लीफाई करें तो हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस चेंज इन वेवलेंथ डिवाइडेड बाय, में डेटा पुट करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 1 सेम का सेम चेंज इन वेवलेंथ हमारे पास मिला हुआ है और वेवलेंथ डिवाइड मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू जो करेंगे वो भी कितनी होगी 2.7। तो ये यहाँ पे 2 का टेबल 1 का टेबल जो है इस पर 1 टाइम लगेगा, इस पे इसका टेबल जो है 1 टाइम लगेगा, तो 1 माइनस 1। तो cos 0 यहाँ पे cos हमें थीटा मालूम करनी है, cos वहाँ चला जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। तो इन्वर्स तो cos 0 हो जाता है, तो cos 0 किस एंगल पे होता है 90। तो हमारे पास एंगल कितना आ गया, रिकॉइलिंग एंगल कितना आ गया, वो रिकॉइलिंग एंगल कितना आ गया 90 एंगल। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं स्कैटरिंग वेवलेंथ मालूम करते हैं। तो स्कैटरिंग वेवलेंथ बराबर होती है इंसिडेंस लाइट प्लस चेंज इन वेवलेंथ या क्वांटम वेवलेंथ, ठीक है। क्वांटम वेवलेंथ, ठीक है। तो हमारे पास इंसिडेंस वेवलेंथ हमारे डेटा के अंदर मिली हुई है और क्वांटम वेवलेंथ भी डेटा के अंदर मिली हुई है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, स्केटिंग वेवलेंथ कितनी आ जाएगी 8.4 10⁻12 मीटर। तो ये आ गई हमारे पास स्केटिंग वेवलेंथ फोटॉन की। और अब हम कैलकुलेट करेंगे डिफ्लेक्शन एंगल। तो डिफ्लेक्शन एंगल बेसिकली जो बराबर होता है कि फाई इंसिडेंस एंगल प्लस फाई इजिकल टू 180। इंसिडेंस एंगल हमारे पास जो अभी हमने मालूम किया है वो, तो हमें मालूम क्या करना है, फाई यानी डिफ्लेक्शन को एंगल मालूम करना है। तो ये इधर प्लस का है, इंसिडेंस एंगल उधर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो इंसिडेंस एंगल अभी हमने मालूम किया 90, वो 180 से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो डिफ्लेक्शन एंगल भी आ जाएगा 90। अब हमें पार्ट 4 के अंदर काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या है कि टोटल एनर्जी को माइनस करेंगे, कौन सी टोटल एनर्जी के इंसिडेंस एनर्जी ऑफ इंसिडेंस माइनस एनर्जी ऑफ स्कैटरिंग। तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंस और एनर्जी ऑफ स्कैटरिंग दोनों नहीं मिली हुई, तो सबसे पहले वो चीज़ें मालूम करेंगे। तो यहाँ से एनर्जी ऑफ इंसिडेंस बराबर होती है hc/λ इंसिडेंस की। तो ये हमें डेटा के अंदर मिली हुई है और वेवलेंथ भी स्कैटरिंग की हमने मालूम की है, ठीक है। तो यहाँ से एनर्जी ऑफ इंसिडेंस मालूम करेंगे और एनर्जी ऑफ स्कैटरिंग मालूम करेंगे, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंस के लिए मालूम करने के लिए h कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय एनर्जी वेवलेंथ हमें इंसिडेंस की डेटा के अंदर मिली हुई है। तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एनर्जी ऑफ इंसिडेंस कितनी आ जाएगी 3.3 10⁻14 जॉल। और एनर्जी ऑफ स्कैटरिंग मालूम करेंगे तो एनर्जी ऑफ स्कैटरिंग के लिए h की कांस्टेंट, c कांस्टेंट होता है और डिवाइडेड बाय वेवलेंथ स्कैटरिंग की जो पार्ट 2 के अंदर अभी हमने मालूम की वो पुट करेंगे। तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 2.4 10⁻14 जॉल आ जाता है, ठीक है। तो हमारे पास एनर्जी ऑफ इंसिडेंस भी आ गई, एनर्जी ऑफ स्कैटरिंग भी आ गई। इसी फार्मूले पुट करेंगे तो हमारी काइनेटिक एनर्जी मालूम हो जाएगी। तो इंसिडेंस एनर्जी आ गई हमारे पास, स्कैटरिंग एनर्जी आ गई। इन दोनों को अगर माइनस करें तो हमारे पास कितना आ जाता है 9.5 10⁻15, ठीक है। तो 0.5 आ जाता है, बेसिकली इनको माइनस करेंगे तो 0.95 आ जाता है। इसको पॉइंट को इस तरफ ले जाएंगे तो हमारा 10⁻15 जॉल आ जाता है, ठीक है। तो हमें जो बुक के अंदर आंसर मिला हुआ वो मिला हुआ है इलेक्ट्रोवोल्ट के अंदर। तो जॉल को कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रोवोल्ट के अंदर, तो क्या करेंगे 1.6 10⁻19 से डिवाइड कर देंगे। तो उनको आपस में हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है एनर्जी बुक का आंसर आ जाएगा कितना 5.9 10⁻4 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो ये आ गई हमारे पास रिजल्ट। कहते हैं ये था क्वेश्चन नंबर 9, उसकी डेटा के बाद रुका के बाद फार्मूला के बाद सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन करने के बाद ये आ गई हमारे पास रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। तो 10 के अंदर है फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। तो ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन है, उसकी वेवलेंथ हमें मालूम करनी है। तो सबसे पहले डेटा लिख लेते हैं। तो डेटा के अंदर हमें कुछ भी नहीं मिला हुआ, तो अंडरस्टूड है इलेक्ट्रॉन का मास हमें रुका होगा। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 10⁻31 kg और वेलोसिटी इन ग्राउंड स्टेट। तो पहली ग्राउंड स्टेट के अंदर जो वेलोसिटी हाइड्रोजन के एटम की होती है इलेक्ट्रॉन के अंदर वो होती है 2.19 10⁻6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यह वेलोसिटी हमें मालूम क्या करना है वेवलेंथ। तो फार्मूला होता है डी ब्रोगली वाला h/p, p होता है मोमेंटम। तो मोमेंटम कैलकुलेट करें तो मोमेंटम बेसिकली होता है mv। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास मिला हुआ है और वेलोसिटी मिली हुई है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मोमेंटम आ जाता है 1.199 10⁻24 न्यूटन सेकेंड, ठीक है। तो मोमेंटम अभी हमारे पास मिल गया। अभी इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास वेवलेंथ मिल जाएगी। तो h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास मिली हुई है 6.6 10⁻34 डिवाइडेड बाय मोमेंटम अभी हमने मालूम किया। इन दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं, पावर को ऊपर लेकर जाएंगे, ये 24 प्लस माइनस के ऊपर चले जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे।
ऊपर चले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो 34 -34 प्लस 24 हमारे पास हो जाएगा 10 पावर 10, और इनको आपस में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाती है 3.32 10 पावर -12 मीटर। अच्छा, क्या होता है कि 10 पावर 10 -12 मीटर जो बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉन के, तो 1 एंगस्ट्रॉन जो को मेंशन करते हैं A0 से, तो हमारे पास रिजल्ट वेवलेंथ की कितनी आ जाएगी 3.32 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। ये आ गई रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 10 उसकी डेटा के बाद रुका है, फार्मूला सोल्यूशन किया, ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। डिटरमाइन द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन देयर स्पीड आर नोन विद द पोजीशन 1 10 पावर -3 मीटर पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन एंड बॉल ऑफ मास 6 kg। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अनसर्टेनिटी मालूम करनी है दोनों की पोजीशन के अंदर। एक है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है बॉल। तो मास ऑफ बॉल कितना मिला हुआ है 6 kg, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.10 पावर -31 kg। स्पीड हमारे पास मिली हुई है या वेलोसिटी, हमें इन चीज़ों को मालूम करके इन दोनों की पोजीशन की अनसर्टेनिटी मालूम करनी है। तो रिक्वायर क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बॉल के अंदर, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है अनसर्टेनिटी वाला, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू आर ग्रेटर देन H/4 पाई पी करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे P है, P बराबर होती है एम वी के, यानी मास मोमेंटम के बराबर होता है। तो यहाँ पे फार्मूले के अंदर पुट कर लेते हैं। तो H की वैल्यू है 6.16 पावर -34, 4 सेम का सेम, पाई सेम का सेम, और मोमेंटम बराबर है एम वी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले इलेक्ट्रॉन के लिए मालूम करते हैं पोजीशन अनसर्टेनिटी, वो कितना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.10 पावर -31 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी हमारे पास डेटा के अंदर मिली हुई है। तो इनको सिंप्लीफाई ये माइनस, ठीक है। तो इनको सिंप्लीफाई करें यहाँ पे कि इनको आपस में हम डिवाइड कर लेते हैं और पावर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो इनको पावर को हम क्या करेंगे, ये 34 पावर कैंसिल हो जाएगा, इनको आपस में हम डिवाइड कर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास रिजल्ट कितनी आ जाती है 0.057 मीटर। तो पोजीशन अनसर्टेनिटी जो है मीटर के अंदर मिली हुई है, इसको कन्वर्ट करें सेंटीमीटर के अंदर जो बुक के अंदर मिली हुई है वो, तो इसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.8 सेंटीमीटर। तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी कितनी आएगी 5.8 सेंटीमीटर। अब हम कैलकुलेट करते हैं बॉल के अंदर जो है 6 kg का, उसके अंदर अनसर्टेनिटी। तो एच कांस्टेंट की वैल्यू रखी, उसके बाद 4 पाई 5 फार्मूले का सेम मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ बॉल कितना मिला हुआ है 6 kg, और स्पीड दोनों के लिए सेम है, ठीक है। तो इनको सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे जो पावर यहाँ प्लस का है माइनस का ऊपर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये टर्म जो है कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड होंगे। तो इनको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास रिजल्ट कितनी आ जाती है 0.087 10 पावर -31। इस -31 को इसको हम अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाता है 8.7 10 पावर -31 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करते हैं, कंपेयर करें कि किसके अंदर पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी कितनी है। तो फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए हमारा रिजल्ट आई थी 5.8 सेंटीमीटर, और फॉर बॉल के लिए कितनी है 8.7 10 पावर -31 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो -31 सेंटीमीटर बहुत ही छोटा नंबर है, जबकि 5.8 सेंटीमीटर एक बड़ा नंबर है इसके मुकाबले। तो हम कह सकते हैं कि 10 मिनिमम अनसर्टेनिटी इन बॉल पोजीशन। तो बॉल के अंदर बहुत ही कम अनसर्टेनिटी होती है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, जितना मास कम उतनी अनसर्टेनिटी पोजीशन के अंदर ज़्यादा होती है।